दाऊद इब्राहिम आजकल फिर से न्यूज़ में हाल ही में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उसको कुछ अननोन पर्सन्स ने पॉइज़न कर दिया है और इसकी वजह से वो कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में अभी एक स्पेसिफिक फ्लोर पे एडमिटेड है, जहां पर उस फ्लोर का केवल एक ही पेशेंट वो है और वो फ्लोर तीसरा फ्लोर है कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल का। लेकिन दाऊद इब्राहिम को लेके अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अक्सर चलते रहते हैं और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस और कुछ इनसाइडर स्टोरीज़ को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर था, वो लंदन में पढ़ता था और वहीं पर दाऊद की जो बेटी है मारूक, वो भी लंदन में उसी कॉलेज में पढ़ती थी, जहां पर जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद और साथ ही में दाऊद की जो बेटी मारूक है, ये दोनों एक दूसरे को मिले। 2005 में मिलने के बाद इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि अब हम विवाह रचेंगे और 2005 में दाऊद इब्राहिम ने आईएसआई ऑफ पाकिस्तान की मदद से विवाह रचने की कोशिश करी। दाऊद इब्राहिम पहले तो मुंबई में ही था, मुंबई का एक छोटा मोटा क्रिमिनल था। छोटे मोटे क्रिमिनल एक्ट से बढ़कर वो मुंबई का डॉन बना। इसके बाद इवेंचुअली वो दुबई चला गया। दुबई में जाकर सबसे इम्पोर्टेंट जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, वो था बेसिकली छोटा राजन। छोटा राजन वैसे तो महाराष्ट्र के सातारा रीजन से ही बिलोंग करता था, पर वो बंदा दाऊद का राइट हैंड मैन बन गया और कभी भी दाऊद के गैंग में उस समय तक हिंदू मुसलमान के डिफरेंस नहीं आए। लेकिन जब 1993 का मुंबई ब्लास्ट हुआ, तो उस मुंबई ब्लास्ट के दौरान जब आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को, जिसको उन्होंने दुबई में पनाह दे रखी थी, जब उसका प्रयोग करके मुंबई में ये ब्लास्ट करवाए, तो उन ब्लास्ट्स के बाद दाऊद इब्राहिम के बीच और छोटा राजन के बीच डिफरेंसेस पैदा हो गए। छोटा राजन अपने आप को उस समय ये बोलने लगा कि हम एक हिंदू होने के नाते ये जो आपने एक्टिविटी मुंबई ब्लास्ट की है, जिसमें आपने हिंदुओं को मारा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसके बाद डिफरेंसेस दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच इतने बढ़ गए कि इवेंचुअली छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के दोनों गैंग्स के बीच में एक स्प्लिट हो गया। छोटा राजन अपनी गैंग चलाने लगा, दाऊद अपनी गैंग चलाने लगा और क्योंकि बिजनेस दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, सारी इलीगल एक्टिविटीज़ से स्मगलिंग से ये लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तक, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन था और इस कंपटीशन में छोटा राजन के आदमी दाऊद इब्राहिम को आदमियों को मारते थे और दाऊद इब्राहिम के आदमी छोटा राजन के आदमियों को मारते थे। 2005 में जब ये परिस्थिति आई कि जब ये निर्णय लिया गया कि भाई दाऊद की जो बिटिया है मारूक, उसका निकाह होगा जुनैद से, जो कि जावेद मियांदाद का बेटा है, तो ये निकाह की सेरेमनी पाकिस्तान में तो होनी नहीं थी। पाकिस्तान में तो खैर एक बहुत लेविश सा डिनर ऑर्गेनाइज करना था। दाऊद इस इवेंट को एक बहुत बड़ा इवेंट बनाना चाहता था। उसने दो चीज़ों को प्लान किया। एक तो निकाह की सेरेमनी थी, जिसको हम लोग वेडिंग सेरेमनी बोलते हैं, और दूसरी थी वलीमा। वलीमा जो हमारे यहाँ पर जनरली जिसको रिसेप्शन बोला जाता है। मीडिया में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि दाऊद की बिटिया जो मारूक है, उसका विवाह दुबई में हुआ। ये गलत है। दाऊद की बिटिया मारूक का विवाह दुबई में नहीं हुआ था। उसका विवाह बेसिकली 9 जुलाई 2005 को मक्का में एक मॉस्क में हुआ था। उस मक्का की मॉस्क में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान से गया था। तो जहाँ तक निकाह की बात है, अपनी बिटिया के निकाह को दाऊद इब्राहिम ने अटेंड किया। आपके सामने मीडिया अक्सर ये बात करती है कि 2005 में दाऊद इब्राहिम अपनी बिटिया के निकाह को अटेंड करना चाहता था, जो कि दुबई में था। दोनों पॉइंट गलत। और वो उसमें किसी कारण से नहीं जा पाया, किसी एक ऑपरेशन की वजह से। उस ऑपरेशन के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि निकाह दुबई में नहीं था। निकाह 9 जुलाई को 2005 बेसिकली मक्का में हुआ। उस मक्का में दुबई का कोई रोल नहीं था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, मैंने जैसा आपको बताया कि दाऊद इब्राहिम उस निकाह को अटेंड करने सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की तरफ से गया था। अली मियाँ नाम का एक फ़ेक पासपोर्ट आईएसआई ने बनाया था और वो अली मियाँ नाम के इस पासपोर्ट से उसने सऊदी अरेबिया में ट्रैवल किया। और तो और 9 जुलाई में अपनी बिटिया के निकाह को अटेंड करने के बाद उसने, दाऊद इब्राहिम ने 23 जुलाई 2005 को दुबई में ग्रैंड हयात होटल में बुकिंग कर रखी थी, जहाँ पर वो अपनी बिटिया का वलीमा यानी कि रिसेप्शन करना चाहता था। तो रिसेप्शन थी बेसिकली जो दुबई में थी और निकाह था बेसिकली जो आपका सऊदी अरेबिया में था। निकाह अटेंड करने के बाद अली मियाँ नाम के इस फेक पासपोर्ट का प्रयोग करके दाऊद इब्राहिम सऊदी अरेबिया से बाय रोड दुबई की ओर निकला।
बाय रोड जब वो दुबई की ओर निकला तो 20 जुलाई 2005 को वो दुबई पहुंच भी गया था। लेकिन जब वो दुबई पहुंचा तो उस समय इंडिया के मीडिया में बहुत बड़ी न्यूज़ आने लगी कि भाई मुंबई पुलिस ने 2 छोटा राजन के शार्प शूटर्स फरीद तनाशा और साथ ही में बेसिकली विकी मल्होत्रा को अरेस्ट कर लिया है और ये कोई बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले थे। ये न्यूज़ को देख के 20 जुलाई 2005 को अपनी बिटिया के वलीमा से 3 दिन पहले दाऊद इब्राहिम एक स्पेशल फ़्लाइट ISI ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अरेंज की गई, जिसको पकड़ के वो वापस कराची आ गया। तो पहली बात, जैसा हमने देखा कि दाऊद ने अपनी बिटिया का निकाह 100% अटेंड किया, वलीमा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि ये जो विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा थे, ये आफ्टर ऑल कौन थे? मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताई कि दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के डिफरेंसेस होने के बाद 1993 में दोनों लोगों में एक स्प्लिट हो गया था। स्प्लिट होने के बाद छोटा राजन के जो लोग थे और छोटा राजन जो खुद था, ये अपना बिजनेस खुद चलाने लगे और जाहिर सी बात है कि इनके बिजनेस का कंपटीशन दाऊद इब्राहिम से था। छोटा राजन के गैंग में 2 उसके बड़े स्पेशलिस्ट लॉयल शार्प शूटर्स थे और ये स्पेशलिस्ट शार्प शूटर्स जो थे, इनका नाम था बेसिकली फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के भारत के और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के RNAW के अधिकारियों ने इस चीज़ को देखा कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दाऊद और छोटा राजन के बीच में डिफरेंसेस हैं, ये दोनों गैंग्स एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनरली जब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं तो क्रिमिनल गैंग्स को टैकल करने का सबसे सरल तरीका भी यही होता है। क्रिमिनल गैंग्स को टैकल करने का तरीका ये होता है कि आप एक गैंग के आदमी का सहयोग करके उसको बेनिफिट दे के, पैसा, आर्म्स, एम्युनिशन दे के दूसरे गैंग के आदमियों को मरवाओ। अगर आप मुंबई की जो पूरी अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री है, अगर आप उसके बारे में गहराई से जानते हैं, हम कभी सेपरेट वीडियो में उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में ये चीज़ बड़ी कॉमन थी कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड में मुंबई पुलिस ने अक्सर एक गैंग को सपोर्ट करके दूसरे गैंग को निपटाया, दूसरे गैंग को सपोर्ट करके पहले गैंग को निपटाया और इसी प्रोसेस में एक गैंग को निपटाने के चक्कर में दूसरे गैंग के सपोर्ट को करने के दौरान ही मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को भी क्रिएट किया था। इनफैक्ट दाऊद इब्राहिम को तो अगर आपको बेसिक सी उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में ज़रा सा भी पता हो तो आप जान के बड़े हैरान होंगे कि मुंबई पुलिस का एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर था उस समय, जो ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था और JJ हॉस्पिटल जो है उसके बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल के वहाँ पर वो बंदा फंसा हुआ था। बहुत समय से ट्रैफिक जाम था, परेशान हो रहा था, अपनी गाड़ी से उतर कर गया और जब वो उतर के गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि भाई एक 20-22 साल का लड़का बहुत ही मर्सीलेसली किसी आदमी को पकड़ के मार रहा है और वो लड़का और कोई नहीं, वो था दाऊद इब्राहिम और वो बेसिकली एक गैंगस्टर को वहाँ पर पकड़ के मार रहा था। उसी समय इस सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसको ऑफिस लेके आया, चाय पिलाई और उसको बोला कि क्या तू हमारी मदद करेगा इस गैंगस्टर को मारने की, तो हम तेरे को पकड़ेंगे नहीं वरना तेरे को अंदर कर देंगे। तो खैर ये पूरी कहानी कभी किसी सेपरेट वीडियो में, बट कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि छोटा राजन की गैंग के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की पूरी नज़र थी। जब हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई ये दाऊद इब्राहिम की गैंग को निपटाना चाहता है, तो हमने भी कोशिश करी कि क्यों ना हम इसको सपोर्ट करें और सपोर्ट करके दाऊद इब्राहिम के ऊपर किसी प्रकार का शिकंजा कसें। और यही हुआ। इस प्रोसेस में दाऊद इब्राहिम को निपटाने के लिए जब ये 2005 में वलीमा का सेरेमनी हमारे सामने आई, तो उस वलीमा की सेरेमनी में उस समय के पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, जो DIB डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो अजीत डोवल थे, उन्होंने एक प्लान बनाया। अजीत डोवल ने एक प्रोजेक्ट X नामक एक प्लान बनाया। उस प्लान में छोटा राजन से बात हुई। छोटा राजन को बोला कि भाई आप दाऊद इब्राहिम से तो बदला लेना चाहते ही हो, यदि आप बदला लेना चाहते हो तो आप अपने 2 कोई शार्प शूटर्स हमारे को दो, हम उनको ट्रेन करेंगे और दाऊद के इस वलीमा में उनको भेजेंगे और हो सके तो दाऊद को या तो अबडक्ट करेंगे या वहीं मार देंगे। अब इस केस में छोटा राजन ने सोचा कि इससे बेहतर बदला लेने का मौका मुझे नहीं मिलेगा और उसने अपने सबसे लॉयल, सबसे टैलेंटेड शार्प शूटर्स
विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को डिप्लॉय करके इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम को हैंड ओवर कर दिया। ये दोनों बंदे उस समय बाली में थे, इंडोनेशिया में। बाली से इंडोनेशिया से इनको एक एयरक्राफ्ट में बिठाकर मुंबई लाया गया। जब मुंबई आए तो उस समय इनका इमिग्रेशन हुआ और इमिग्रेशन में एक इम्पोर्टेंट कोई अधिकारी बैठा था जो दाऊद के पेरोल पे काम करता था, और उस बंदे ने मुंबई पुलिस में दाऊद के काम करने वाले एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम असलम मोमिन था, उसको असलम मोमिन को बेसिकली इतला दे दी। उसने असलम मोमिन, जो कि मुंबई पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर सीनियर पीआई था रादर, उसको ये बोला कि भाई छोटा राजन के ये 2 आदमी जो हैं, ये 2 आदमी बेसिकली मुंबई आ चुके हैं। अब उसने ये इतला जब दी बेसिकली दाऊद इब्राहिम को, तो दाऊद इब्राहिम के लोग ये समझने लग गए कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि विकी मल्होत्रा, फरीद तनाशा, जो कि वैसे तो इंडोनेशिया में छोटा राजन के साथ जुड़े हैं, वो भारत में मुंबई में क्या करने आए हैं। असलम मोमिन इन दोनों के ऊपर नज़र रखने लगा। असलम मोमिन ने अपने डीसीपी, जो उस समय धनंजय कमलाकर थे, उसको बताया, और धनंजय कमलाकर ने जॉइंट सीपी को बताया, और उस समय के जो पुलिस कमिश्नर थे एएन रॉय, उन तक ये बात पहुंचाई गई। अब हुआ ये कि बेसिकली असलम मोमिन और धनंजय कमलाकर, ये दोनों फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को ट्रेल करने लगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि अगले 2 दिन में मुंबई से फरीद तनाशा और साथ ही में विकी मल्होत्रा दोनों दिल्ली आए। दिल्ली के क्लैरिजेस होटल में, जो क्लैरिजेस होटल का बॉल रूम है, उस बॉल रूम में शांतिपूर्वक तरीके से अजीत डोवल, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के 2-3 पूर्व जॉइंट डायरेक्टर्स, ये लोग बैठे हुए थे। ये लोग दोनों बेसिकली विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा से मिले। फरीद तनाशा से मिलने के बाद अगले 3 हफ्ते के लिए इन दोनों लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से बहुत अग्रेसिव ट्रेनिंग दी गई। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कुछ अधिकारी भी उस समय इन्वॉल्व थे। उन्होंने भी इनको 3 हफ्ते बहुत रिगरसली और रिलीजियसली ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद ये दोनों लोग वापस कुछ काम के लिए मुंबई गए। जैसे ही ये लोग मुंबई पहुंचे, उस समय असलम मोमिन, जो सीनियर पीआई था, और साथ में धनंजय कमलाकर, जो कि उस समय का डीसीपी था, उन दोनों ने फिर से इन दोनों लोगों के ऊपर नज़र रखी। नज़र रखते रखते हुआ ये कि एक दिन के अंदर अंदर, मतलब सुबह गए और शाम को ये दोनों वापस आ गए, और जैसे ही शाम को ये लोग वापस आए तो पीछे पीछे धनंजय कमलाकर ने एक टीम बनाकर इन दोनों लोगों के पीछे भेज दिया। और हुआ ये कि जब ये धनंजय कमलाकर की टीम बनाई उसने कि फरीद और बेसिकली विकी को पकड़ेंगे, तो उस समय की ये जो टीम थी, वो टीम अपनी फ़्लाइट में बैठी, और वो टीम के लीडर थे इंस्पेक्टर पाटिल, मुंबई पुलिस के। धनंजय एयरपोर्ट पहुंच ही रहे थे, लेकिन उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, और डीसीपी धनंजय कमलाकर की फ़्लाइट मिस होने के बाद वो बॉम्बे में बैठ के उसने इंस्पेक्टर पाटिल, जो फ़्लाइट में बैठ गया था और दिल्ली पहुंच गया था, उसको पूरी की पूरी 1-1 मिनट की खबर देते गए। इवेंचुअली ये हुआ कि इंस्पेक्टर पाटिल इन दोनों का पीछा करते हुए ये दोनों लोग वापस से क्लैरिजेस होटल में घुसे, और जैसे ही क्लैरिजेस होटल में ये लोग घुसे, वहाँ पर इनको सुदानीज़ पासपोर्ट दिए गए, सुदानीज़ नाम दिया गया, और इनको, क्योंकि 3 हफ्ते की अग्रेसिव ट्रेनिंग हो चुकी थी, अब इनको बिजनेस क्लास की एयर इंडिया की उस समय की टिकट्स दी गई, और उस समय एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस बोला जाता था। और इन टिकट्स को देने के बाद इनको अपने मिशन पे भेजा जा रहा था। लेकिन उसी समय इंस्पेक्टर पाटिल घुस बैठे, और इंस्पेक्टर पाटिल ने घुसते सारी डीसीपी धनंजय कमलाकर को फ़ोन करके बोला कि भाई हमें फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा दोनों मिल गए हैं, और मुलाकात के बाद अब इन दोनों को पकड़ा गया। अजीत डोवल ने उस समय बहुत ही गुस्से में ये बात बोली भी इनको कि भाई आप लोगों को इन लोग से कोई लेन देन नहीं है, आप यहाँ से वापस जाइए। लेकिन उस समय तक इंस्पेक्टर पाटिल ने एक अरेस्ट वारंट पेश कर दिया कि हमारे पास विकी मल्होत्रा और धनंजय फरीद तनाशा को पकड़ने का ऑर्डर है, आप धनंजय कमलाकर जो हमारे डीसीपी साहब हैं उनसे बात कर लीजिए। इवेंचुअली अजीत डोवल उस टेक्निकलिटी के मैटर में पढ़ना नहीं चाहते थे। आफ्टर ऑल इनके पास, पुलिस के पास एक अरेस्ट वारंट भी था। अरेस्ट वारंट की वजह से ये दोनों बंदे, विकी मल्होत्रा और साथ में फरीद तनाशा, इवेंचुअली अरेस्ट हुए और इनको मुंबई ले जाया गया। ये मैटर पूरा उस समय मीडिया में डिस्क्लोज कर दिया गया। इवेंचुअली ये बात भी आ गई कि ये लोग अजीत डोवल से मिल रहे थे, और यही चीज़ की इन्फॉर्मेशन 20 जुलाई तक दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गई, जो उस समय दुबई में बैठा था, और 3 दिन बाद 23 जुलाई 2005 को अपनी बेटी का वलीमा
ग्रैंड हयात होटल में अटेंड करना चाहता था। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चाहे ये प्रोजेक्ट एक्स उस समय फेल हो गया हो, लेकिन भारत की सरकार ने उसके बाद से लेके आज तक कभी भी ये सवाल अमेरिका से नहीं पूछा, जो कि पूछना चाहिए था, कि 2005 23 जुलाई को ग्रैंड हयात होटल में दुबई के दाऊद इब्राहिम की ओर से एक मेगा फंक्शन हुआ। पूरा होटल बुक्ड था, सारे 300 कमरे बुक्ड थे, सारे बॉलरूम्स बुक्ड थे। तो ये पैसा कहाँ से आया? और ये सवाल मैंने आपको यूएसए से पूछने को इसलिए बोला, क्योंकि जो आपका ये ब्रांड है ग्रैंड हयात, ये एक अमेरिकन ब्रांड है। यानी कि जितना भी पैसा दुबई में एक्रू हुआ, इवेंचुअली ये सारा पैसा अमेरिका ही गया। आज की डेट तक अमेरिका की CIA इस चीज़ के ऊपर जवाब देने को तैयार नहीं है। आज की डेट तक अमेरिका इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका की CIA को ये बात मालूम नहीं होगी। आफ्टर ऑल, अगर दाऊद ने, जाहिर सी बात है कि खुद फंडिंग नहीं भी की होगी ग्रैंड हयात होटल की, तो उसने किसी 10 प्रकार के अलग लोगों से और अपने बिजनेसमैन दोस्तों से करवाई होगी। तो क्या अमेरिका ने आज की डेट में उन 10, 15, 20 बिजनेसमैन जिनका प्रयोग किया गया इस पूरे इवेंट को फाइनेंस करने के लिए, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई करी? क्या अमेरिका ने आज की डेट में उन बिजनेसमैन के अकाउंट्स फ्रीज करके उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करा? ये नहीं हुआ। यही चीज़ है, और मैं हमेशा से आपको बताता आया हूँ कि अमेरिका का इसी दोगलेपन से हमें बचना है। ये जो हमारा आज की डेट में एटीट्यूड है कि अमेरिका के आगे जाकर हम लोग बार बार लेट जाते हैं और भूखे नंगों की तरह उनसे भीख मांगते हैं, हमें समझना चाहिए कि अमेरिका एक ऐसा सांप है जो हमें हर मोमेंट पे डसता है, और वो डसता जा रहा है। लेकिन आज तक इस ग्रैंड हयात के इस इशू के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। खैर, दाऊद इब्राहिम को तो हम लोग उस समय नहीं पकड़ पाए, लेकिन क्योंकि छोटा राजन उस समय बाली इंडोनेशिया में था, उसने हमारी बहुत मदद करी। आज की डेट में भी वो बंदा मदद करता रहता है। 2017-18 की बात है कि उसी की इन्फॉर्मेशन और मदद की वजह से इंडिया की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने फारूक टकला नामक एक व्यक्ति को पकड़ा। फारूक टकला दाऊद इब्राहिम का एक राइट हैंड मैन था। फारूक टकला जो राइट हैंड मैन था, वो बेसिकली दाऊद इब्राहिम के बिहाफ पे दुबई में रह के मिडल ईस्ट में उसके ऑपरेशंस को रन करता था। और 2018 में इवेंचुअली इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लोगों ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर और UAE की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन करा। और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने बेसिकली फारूक टकला को पकड़ लिया। फारूक टकला को पकड़ने के बाद फारूक टकला का इवेंचुअली इंडिया में उसको लाया गया, और जब उसको लाया गया तो उसने बहुत सारी इंटेलिजेंस मिडिल ईस्ट के ऑपरेशंस के बारे में प्रोवाइड करी। खैर, आज की डेट में चाहे फारूक टकला हो, चाहे छोटा राजन हो, इन सारे लोगों के बेसिस पे, इन सारे लोगों की मदद से, और इंडिया के जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो खुद के ऑपरेटिव पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी असिस्टेंस से भारत ये चीज़ जान चुका है जो हम पाकिस्तान को कई बार बोलते हैं कि दाऊद पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने 4 एड्रेसेस कंफर्म किए हैं जहां पर दाऊद रहता है। इसमें से पहला एड्रेस जो है वो है हाउस नंबर 37, 30th स्ट्रीट, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची। साथ ही में दाऊद इब्राहिम का उसी के इलाके के पास बंगलो नंबर 7, नूरबाद, कराची में एक और घर है। साथ ही में क्लिफ्टन वाइट हाउस, क्लिफ्टन कराची की सबसे फेमस लोकेलिटी है, और क्लिफ्टन के पास बेसिकली जो मेहरान स्क्वायर है, वहाँ पर दाऊद इब्राहिम का एक वाइट हाउस है, एक पैलेशियल बंगलो है जहाँ पर वो रहता है, सऊदी मॉस्क के बिल्कुल बैक साइड पे। इसके साथ साथ हाउस नंबर 29, मरगला रोड, F6/2, स्ट्रीट नंबर 22, कराची। ये सारे एड्रेसेस जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बार बार प्रोवाइड किए हैं कि ये एड्रेसेस पे दाऊद रहता है, पाकिस्तान इसको मानने को तैयार नहीं है। खैर, इन सारे एड्रेसेस में से अगर एक एड्रेस निकाला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस जो है वो बेसिकली है वाइट हाउस। और ये वाइट हाउस जो मेहरान स्क्वायर क्लिफ्टन के पास है कराची में, जनरली ऐसा माना जाता है कि दाऊद इस एड्रेस पे मेजॉरिटी टाइम रहता है। दाऊद का लाइफस्टाइल आज की डेट में भी वैसा ही है। सो के वो दोपहर को 2 बजे उठता है,
उसके बाद 1-2 घंटा स्विमिंग वगैरह करके, हल्की फुल्की जिमिंग करके, फिर वो धीरे धीरे लोगों से मिलना शुरू करता है। सारे ऑपरेशंस जो इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान के इंटरनल हालात, साथ ही में मिडल ईस्ट की एक्टिविटीज़, और साथ में साउथ ईस्ट एशिया में जो दाऊद के बिजनेसेस हैं उसके बारे में एक एक करके उसको डेली बेसिस पे अपडेट दिया जाता है। दाऊद आज की डेट में उसने गोल्ड स्मगलिंग के पूरे बिजनेस पे डोमिनेंस अपना बना रखा है। उसने पाकिस्तान के अंदर बहुत ही प्रोमिनेंट रियल एस्टेट्स जैसे कि काशिफ क्राउन, शाह फैज़ल जो कि कराची में है, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में, इन सारी जगहों में दाऊद इब्राहिम ने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ISI, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन तीनों जगह पर दाऊद का इन्फ्लुएंस बड़ा इनॉर्मस है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हिसाब से 2020 में दाऊद इब्राहिम ने कोरोना काल के दौरान उस समय डोमिनिका की सिटीजनशिप को भी हासिल किया। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका की एक एडिशनल सिटीजनशिप उसने ली है। लेकिन ज़्यादातर, जैसा मैंने आपको बताया, कि वो वाइट हाउस, मेरान स्क्वायर, क्लिफ्टन, कराची में ही ज़्यादातर पाया जाता है। और वो इसलिए वहाँ रहता है क्योंकि उसी के पास है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, और इस ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर ऐसा माना जा रहा है कि दाऊद अभी भी एडमिटेड है। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, और वो ये है कि दाऊद के बारे में इस प्रकार की इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से कई बार आती रहती है। कोरोना काल में भी एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि दाऊद को कोविड हो गया, दाऊद मर गया। ये सब चीज़ें झूठ हैं। इनफैक्ट आज की डेट में भी अननोन पर्सन्स ने दाऊद इब्राहिम को पॉइजन किया या नहीं किया, मैं तो ये भी कहता हूँ कि इन स्टोरीज़ पे भी मानने का कोई फ़ायदा तब तक नहीं है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहली बात, इंडिया ऑफिशियली ऐसी चीज़ कभी पब्लिकली क्लेम नहीं करेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं है कि दाऊद इब्राहिम उसकी टेरिटरी में रहता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर द टाइम बीइंग स्पेकुलेटिव हैं। लेकिन आई होप कि इस वीडियो से दाऊद इब्राहिम के बारे में जो बेसिक थॉट प्रोसेस था, आपको वो जान के, और उसका जो क्रिमिनल सिंडिकेट है उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। धन्यवाद।